बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। छठी मरतबा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी पहुँचे अपने लीडर इमरान ख़ान से मिलने के लिए अडयाला जेल। उनके पास अदालती अहकामात थे और अदालत ने यह ऑर्डर दिया हुआ था कि अदालती अहकामात के मुताबिक इनकी मुलाकात करवाई जाए इमरान ख़ान से जेल में। लेकिन छठी मरतबा भी अदालती अहकामात को बूटों तले रौंद दिया गया और ये फैसला किया गया कि मुलाकात नहीं करवानी। तो 6 मरतबा एक शख्स पहुंचा अदालत में। वो लगातार हर हफ्ते अदालत जा रहा है और अदालत के अलावा वो अडयाला जेल जा रहा है और लगातार जा रहा है और फैसला अदालत का लेकर जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो हुज्जत तमाम हो रही है। इसके बाद भी जब कभी सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैं एहतजाज का रास्ता अपनाऊंगा, तो बहुत सारे टाउट्स मैदान में आ जाएंगे और वो कहेंगे जी मईशत तबाह होने लगी है, वो कहेंगे जी देखें ये ज़्यादती कर रहे हैं, वो कहेंगे देखें जी ये चढ़ दौड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्हें अभी देखनी चाहिए कि जब आप किसी को दीवार के साथ लगाते हैं, आईनी और कानूनी हक आप नहीं देते, जब आप अदालती अहकामात को बूटों तले रोन देते हैं, तो फिर लोगों के पास एहतजाज के अलावा कोई और रास्ता बचता नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है ना, जहाँ जहाँ पे लोग एहतजाज का रास्ता अपनाते हैं वो सिस्टम से तंग आकर अपनाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। यहाँ से आगे सिर्फ एहतजाज एक ऐसी चीज़ है जो सिस्टम को काम करने पर मजबूर कर सकती है। तो बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब गए और उनके बारे में 2-4 प्रोपेगेंडा थोड़े मैं आपको बताया दूँ। एक तो ये है कि वफाकी हुकूमत के एक वज़ीर ने ये बात कन्फर्म कर दी कि सुहेल अफरीदी की लगातार जासूसी की जा रही है। यानी पाकिस्तान की फेडरेशन लगातार एक वज़ीर आला की जासूसी कर रही है। जासूसी करना आज खुद एक नामुनासिब और गलत चीज़ है। आइन आपको आज़ादी का हक देता है, लेकिन अपने ही शहरियों की और ख़ास तौर पे एक वज़ीर आला की जासूसी करना ये इंतहाई नामुनासिब और घटिया हरकत है और जासूसी की जा रही है। ये फेडरेशन को कमज़ोर करने की एक साजिश तो हो सकती है, लेकिन ये पाकिस्तान को मजबूत करने का कोई काम नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगे, एक सूबे के आईनी सरबराह की आप जासूसी करेंगे और फिर आप उसका बरमला इजहार भी करेंगे कि जनाब हम इजहार भी कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम इस शख्स की जासूसी कर रहे हैं, तो ये आप तौहीन कर रहे हैं उन 4.5 करोड़ लोगों की जिनका वो नुमाइंदा है, या उन वोटरों की जिन्होंने उनको वोट डाले हैं। ये तो लोगों ने एतमाद किया उनके ऊपर। आप होते कौन है जासूसी करने वाले? तो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश है और ये कुछ नहीं है। एक सवाल पूछा गया वहाँ पे सुहेल अफरीदी से कि जनाब आप इतना रिएक्शन क्यों देते हैं, इससे तो बात बढ़ जाएगी। तो रिएक्शन जो है वो हमेशा एक्शन का होता है। तो इस पे सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी देखें, फिर इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि एक्शन बंद कर दें, जो गलत एक्शन लिए जा रहे हैं उन्हें बंद कर दें ताकि हमारी जानिब से रिएक्शन ना आए। और देखिए अभी भी सुहेल अफरीदी ना थोड़ा बैक फुट पर रहकर चीज़ें कर रहे हैं, अभी भी वो मौका दे रहे हैं मौजूदा निज़ाम को कि सुधर जाओ। मिसाल के तौर पे ये जो एक FIR सुहेल अफरीदी पर करवाई गई, सुहेल अफरीदी ने उसे नो बॉल पर फुल टॉस करार दिया। उन्होंने कहा जी इन्होंने मुझे नो बॉल के ऊपर फुल टॉस दे दिया है, मैं चाहूँ तो इसी FIR में इनकी दुर्गत बन सकती है, क्योंकि मामला तो बड़ा सादा सादा है ना। वो कहे आओ चलो मैं तुम्हें मस्जिद दिखाता हूँ चल के। वज़ीर आला FIA की टीम को ले और लेकर चला जाए वहाँ पे, मकामी लोगों को इकट्ठा करे और उन्हें कहो जी FIA को बताओगे यहाँ पे क्या हुआ था। FIA के अफसरान के सामने बंदे लाकर पेश करें जो बताएं जनाब कि कुत्ते वाली स्टोरी क्या थी और मसाजिद पे कब्जे वाली स्टोरी क्या थी और मकामी लोग किस वजह से एहतजाज कर रहे थे। तो ये बात का बतंगड़ बन जाएगा और बात फिर काबू से निकल जाएगी। लेकिन सुहेल अफरीदी ने कहा जी हम इसको क्वाश करना चाह रहे हैं। यानी मेरी ज़ाती राय थी कि FIA को सुहेल अफरीदी अगर बुलाते और बुला के उनको इंटरव्यू देते और उनको फंसा लेते, बांध लेते और उन्हें कहते जी ये बंदे इनके भी इंटरव्यूज़ कर लो ज़रा जाके, और कहते जनाब कि इन बंदों से भी पूछो कि इन्होंने क्या देखा और क्या हुआ, तो FIA भी फंस जाती है, हुकूमत भी फंस जाती है। लेकिन वो यहाँ पे ऐसा लगता है कि उन्होंने मौका दिया और ये जो नो बॉल पे फुल टॉस थी, इस पे शॉट लगाने से सुहेल अफरीदी साहब ने गुरेज किया। एक और बड़ी अफसोसनाक चीज़ हुई नाज़रीन, ये बहुत ही तकलीफदेह चीज़ है। देखें ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जरगा बुलाया गया था ना, ये हुकूमत ने बुलाया था और स्पीकर ने बाकायदा सबको इकट्ठा किया था। एक मुल्क के अंदर ना अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग शनाख्त के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग सोच होती है और किसी भी जमहूरी मुल्क में इस बात की इजाज़त होती है कि आप अपनी अपनी सोच के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। चंद चीज़ें जिनको आप नहीं छेड़ सकते वो आइन के अंदर दर्ज होती हैं। मिसाल के तौर पे
आप पाकिस्तान की नज़रियाती असास के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। आप यहाँ पे मजहबी रवादारी आपको रखनी पड़ेगी। चंद चीज़ें होती हैं जो आपकी लिमिट्स हैं, उनको आप क्रॉस नहीं करते। उसके अलावा आप अपना कोई भी नज़रिया रख सकते हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। तारीखी वाक़यात और हक़ाइक़ को आप अपनी मर्ज़ी से बयान कर सकते हैं कि जनाब मुझे लगता है वो ऐसे नहीं ऐसे हुआ था। ये डेमोक्रेसी में इसकी इजाज़त होती है, दुनिया भर के ममालिक में इजाज़त है। हर तरह की डिबेट होती है पूरी दुनिया में। अब ये डिबेट के लिए जब बुलाया गया जरगा में, तो पीटीएम के जो 2 लोग वहाँ पे आए थे वो कौमी तराने पर खड़े नहीं हुए। मुझे ज़ाती तौर पे इस पे अफसोस हुआ। यानी हम पूरी दुनिया में जाते हैं, आज भी अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, एक प्रोग्राम होगा वहाँ, स्पेशली मैंने उन्हें कहा कि जैसे ही नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो आपने उसके बाद कौमी तराना पाकिस्तान का जो है वो चलाना है। उससे हमें बड़ी एनर्जी मिलती है, तो अच्छा लगता है, हम सारे खड़े हो जाते हैं। ओवरसीज़ है जितने वहाँ वो खड़े हो जाते हैं, और कई ऐसे लोग जो पाकिस्तानी नहीं भी होते वो भी खड़े हो जाते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे अच्छा नहीं लगा जब पीटीएम के लोग खड़े नहीं हुए कौमी तराने पर, मुझे नहीं अच्छा लगा। लेकिन एक बात है कि क्या उसकी बुनियाद पे उन्हें अगवा कर लेना चाहिए? यही तो चीज़ें हैं जिन पे डिबेट करनी है। वो बोलते हैं हम नहीं खड़े हो रहे, वो बोलते हैं हम नहीं खड़े हो रहे, हम कहते हैं जी खड़े होना चाहिए ना, हमें रवादारी एक दूसरे की रखनी चाहिए। अफगानिस्तान का कौमी तराना होगा, मैं तब भी खड़ा हो जाऊंगा। यूनाइटेड स्टेट्स का होगा, मैं वहां पे मौजूद होऊंगा, वो सारे लोग एहतरामन खड़े होंगे, मैं भी उनके एहतराम में खड़ा हो जाऊंगा। हर एक के लिए आपको रवादारी की कैफियत रखनी पड़ती है ना। आप जहां मौजूद होते हैं वहां के लोगों की दिलादारी आप नहीं करते। तो पीटीएम के जो वहां पे 2 साथी आए उन्होंने नामुनासिब रवैया रखा, लेकिन उसके बाद जब वो वहां से निकले तो उन्हें अगवा कर लिया गया। अब ये इंतहाई बेइज्जती की बात है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए भी और खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के लिए भी कि 2 लोगों को आपने बुलाया, वो आपकी गारंटी पे आए। यानी जब वो आए जरगे में तो उन लोगों को तो पता है कि उनके साथ पीटीएम के लोगों के साथ हालात बड़े सख्त रहते हैं, इन्हें गिरफ्तार भी कर दिया जाता है, वो बेचारे छुपे रहते हैं, उनके अलग अलग मामलात हैं। कुछ लोग उनके मंजर आम पे रहते हैं, कुछ नहीं रह पाते। उनके कुछ लोग जो हैं माजी में मारे भी गए हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बड़ी सख्तियां और मुश्किलात बर्दाश्त भी करते रहे हैं। अली वजीर उनमें से एक है। अब ये लोग जो पीटीएम के आए, ये वहां से जरगे से जब निकले तो इन्हें अगवा कर लिया गया। अब वो गायब है, उनका पता कुछ नहीं है। और ये सुहेल अफरीदी साहब ने भी कहा, गुलजफर खान साहब ने भी कहा, ये नामुनासिब रवैया है। वो हमारे मेहमान थे। देखिए, जब आप जरगे में किसी को बुलाते हैं ना, तो आप मामलात को हल करने के लिए बुलाते हैं, आप इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए बुलाते हैं, आप एक मुश्तरका लाएअमल बनाने के लिए बुलाते हैं। अब वो एक लाएअमल बनाने के लिए आए थे, आज नहीं तो कल वो हमारी बात पे आ जाएंगे। कुछ हम उनकी मान लेंगे, कुछ वो हमारी मान लेंगे, कुछ इंसाफ उनको फराहम कर दिया जाएगा, कुछ वो रियासत के करीब आ जाएंगे। उम्मीद तो ये रखनी चाहिए ना हमेशा, और पॉलिटिकल लोग यही करते हैं। लेकिन जिसके पास डंडा हो, ताकत हो, बंदूक हो, वो कहता उठाओ, गायब करो, मारो, कत्ल करो। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलता ना, इस तरह तो डिबेट नहीं होती। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन अभी हमारे आइन में तो यही लिखा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने तो कह दिया कल कि हमारे डीएनए में जमहूरियत नहीं है, हमारा तो कल्चर नहीं है जमहूरियत का। वो खुद ही उसने कह दिया। वो तो अब आमरीत के दाई बन चुके हैं। अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से में ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी पूरी सियासत को एक दरिया को कूजे में बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके डीएनए के अंदर ही जमहूरियत नहीं थी। ये तो वो नौसरबाजी कर रहे थे, 2 नंबरी और फ्रॉड कर रहे थे, रंगबाजी कर रहे थे पूरी दुनिया को बता बता के मैं जमहूरी हूं या मेरा लीडर जमहूरी है। नवाज शरीफ साहब की चेहरे से भी जमहूरियत का नकाब उतरा कल। मियाँ साहब ने कल बड़ी एक्टिंग की, बड़ा शो करने की कोशिश की, जैसे टुडे आई एम नॉट हैप्पी, यानी मैं बड़ा उदास हूं, मेरा दिल नहीं लग रहा है असेंबली में, मैं बात करने के मूड में भी नहीं हूं। बात करने के लिए था ही कुछ नहीं। 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अभी इक़्तिदार में है, उसका हेड वो आता है जनाब असेंबली में और एक लफ्ज़ बोले बगैर चला जाता है। बोले क्या, कहे क्या, कहने के लिए बचे ही कुछ नहीं है। और बिला वजह शर्मिंदा होने की एक्टिंग कर रहे हैं या मजबूर होने की एक्टिंग कर रहे हैं। कोई मजबूरी नहीं है सवाए इसके कि इक़्तिदार की ख्वाहिश है और अवाम का खौफ है। और इसीलिए इमरान खान साहब को जेल में बंद किया हुआ है और हर वो कानून साजी करते जा रहे हैं जिससे इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक जेल में बंद रखा जा सके। और अब तो उनके वजीर खुल खुलाकर इमरान खान साहब को कत्ल करने की धमकियां भी देना शुरू हो गए। जैसा कि हनीफ अब्बासी साहब ने, जो रेलवे के वजीर है, उन्होंने हाल ही में एक धमकी दी है बड़ी खौफनाक कि वक्त से पहले इमरान खान साहब की फातिहा पढ़ ली जाएगी अगर ये रवैये ना तब्दील किए गए तो नादरीन, इस पर जो है वो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया सीएम अफरीदी, सुहेल अफरीदी साहब ने। उन्होंने कहा जी कि ये ज्यादती है
और इस पे हमारा बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। ये हमारी पख्तूनों की और कबायली रवायात को रौंदा जा रहा है। हमने उन्हें बुलाया था और वो आए थे हमारी दावत के ऊपर, 2 लोग पीटीएम के, और उनका गायब हो जाना, इसका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा, ये जनाब उन्होंने कहा। अच्छा, एक और प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और ये प्रोपेगेंडा कुछ साबिक वज़ीर आला गड्डापुर के साथ मुंसलिक कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वो कल से एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि सुहेल अफरीदी फैसल करीम कुंडी जो कि गवर्नर है पीपल्स पार्टी का वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, उसको नई गाड़ी लेकर दे रहा है और पेपर भी लगाया हुआ था एक। तो एक्चुअली अब सुहेल अफरीदी ने क्लियर किया कि ये गड्डापुर साहब के दौर की समरी थी और मैंने इसको मुस्तरद कर दिया। यानी वो जो गंडापुर साहब के लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि सुहेल अफरीदी ने तो इमरान खान को छुड़वाना था, जनाब ये तो अब गाड़ियां लेकर दे रहा है। तो इस किस्म का प्रोपेगेंडा कुछ ऐसे अकाउंट्स कर रहे थे जो गंडापुर के साथ मुंसलिक है। अब वो जो अकाउंट है वो खुलकर सामने आ गए। मैंने को बताया था कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ पार्टी के अंदर से बड़ी साजिश होनी है। आजकल बड़ी गेम तैयार की जा रही है, बंदे तैयार हो रहे हैं कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बड़ा करना कैसे है। तो मैं अब इतना ही आपको कहूँगा, ज़्यादा बात मैं आपके सामने नहीं करता, कि गंडापुर साहब से मुंसलिक ये सोशल मीडिया के अकाउंट्स थे, वो हमेशा उनकी तारीफ़ें करते हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था। तो दूसरी जानिब से जवाब ये आया कि ये गंडापुर साहब के दौर में ही गाड़ी दी जा रही थी, हमने इसको मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी मीडिया ने कैसे रिपोर्ट किया एक्सटेंशन के मामले को और ये इस्तिस्ना के मामले को, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने तो इसको ऐसे रिपोर्ट किया जैसे रिपोर्ट ही नहीं किया। मीडिया बात करता है कि जरदारी को ताहयात इस्तिस्ना क्यों मिल रहा है। मीडिया बात करता है कि जनाब ये अदलिया के साथ क्या हो गया, अदलिया को तबाह बर्बाद कर दिया। इन चीज़ों में बात करता है। 243 पर बात करने की किसी मीडिया वाले को इजाज़त नहीं है, खुलकर इस पर बात ही नहीं कर सकते। आर्मी चीफ को जो चीज़ें मिल गई हैं, इसके ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त पम्फलेट जारी किया गया है सोशल मीडिया पे और इसके अंदर सारी तफसीलात हैं। जो चीज़ें मिली हैं वो क्या है। 27वीं गैर आईनी तरमीम फ़र्द वाहिद का बिला एहतसाब मुतलक इक़्तिदार और इख्तियार। आइंदा आने वाले आर्मी चीफ के लिए जो मुमकिन अहदाफ होंगे वो क्या किया करेगा जब नया आर्मी चीफ आया करेगा। वो माजी के 3 साल के बरक्स आर्मी चीफ का ओहदा 5 साल का हो जाएगा। एक तो उसको ये फ़ायदा होगा। इसके बाद एक्सटेंशन की सियासी तगोदो से बचने के लिए वो खित्ते में एक नई जंग छेड़ेगा और फील्ड मार्शल बनने के बाद अपने मरते दम तक के लिए ये ओहदा लेकर ताहयात अमर हो जाएगा। इसके उसको फ़ायदे क्या होंगे। नंबर 1, उसका ओहदा ताहयात रहेगा। नंबर 2, ताहयात उसको मुराद मिलती रहेंगी। नंबर 3, ओहदे से बरतरफी तकरीबन नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाएगी। और नंबर 4, मुसल्लह अफवाज पर फील्ड मार्शल का मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा। नंबर 5, ताहयात इस्तिस्ना उसे मिल जाएगा, यानी मावरा अदालत कत्ल किया जाए, जबरी गुमशुदगियाँ की जाएं, करप्शन समेत हर किस्म की लाकानूनियत पर एहतसाब नामुमकिन हो जाएगा और बरतरफी का तरीक़ाकार सदर के मुआखज़े की तरह का इम्पीचमेंट जैसे सदर की जाती है उस तरीके पर इन्होंने इस्तवार कर दिया है। यानी पाकिस्तान की 78 साल तारीख में आज तक तो ये नहीं हो सका। तो जो कौम मिलकर या जो मुल्क एक सदर को नहीं आज तक मुआखज़ा कर सका, वो एक आर्मी चीफ का मुआखज़ा क्या करेगा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। और ओहदे से बरतरफी के लिए दोनों ऐवानों की 2/3 अक्सरियत दरकार होगी, जो कभी भी किसी भी जमात को नहीं लेने दी जाएगी। ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने अब सोच रखा है। तो नाज़रीन, बैनुल अक़वामी मीडिया इसे कैसे रिपोर्ट करे। तो हमारा मीडिया तो ऐसे रिपोर्ट कर रहा है ना। बैनुल अक़वामी मीडिया इसको लाइफ एक्सटेंशन, लाइफ इम्यूनिटी का नाम दे रहा है। आप बैनुल अक़वामी मीडिया निकालें, जो पाकिस्तान के अंदर 27वीं आईनी तरमीम हुई है, जहाँ पे भी आप पढ़ेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि एक्चुअल तो रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं कि हमने कैसे अपने आइन को दफन कर दिया, तबाह बर्बाद करके रख दिया। वो पीटीआई वालों ने चाहे मजाक में किया हो, लेकिन जो उन्होंने एक पम्फलेट निकाला ना आइन की ताज़ियत के लिए, वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इस तारीख को आइन का इंतकाल हो गया और वजह जो है वो खौफ इमरान खान, जिसकी वजह से आइन का इंतकाल हुआ है। अब नाज़रीन, एक और जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर एक कॉलम अंसार अब्बासी साहब ने लिखा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें मेरा भी तस्करा उन्होंने नाम लिए बगैर किया है। तो इसमें ना पाकिस्तान ने अमली तौर पे अब ये फैसला कर लिया है कि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर एक हमला करेगा। ये खबर मैं आप आज दे रहा हूँ। आज 13 तारीख है नवंबर की और मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर एक हमला करेगा। ये फ़ैसला पाकिस्तान ने कर लिया है और इससे अमेरिका को बड़ी खुशी हासिल होगी। वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला के बयान छोटे मोटे आ चुके हैं और फील्ड मार्शल और जो इदारा है वो अपनी नीयत पहले ही शो कर चुका है
और ये एक मुख्तसर जंग रहेगी या लंबी हो जाएगी, इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। पाकिस्तान को सूट करती है एक मुख्तसर जंग, क्योंकि अफगानिस्तान के पास रवायती जंग लड़ने का कोई साजो सामान नहीं है, ना उनके पास एयरफोर्स है, ना उनके पास जदीद मिसाइल सिस्टम्स हैं कि वो पाकिस्तानी फ़ौज का मुकाबला कर सकें। लेकिन लंबी जंग के अंदर, गुरीला जंग के अंदर वो इंटरनल नुकसान कर सकते हैं, अंदरूनी नुकसान कर सकते हैं, जो उनका एक पुराना तरीक़ाकार है। जैसे वो नेटो के साथ लड़े हैं बड़ा लंबा अरसा, तो क्या वो सालों तक इसको खींच लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर वो इसको सालों तक नहीं खींचते लड़ाई को, तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अमेरिका बीच में पड़ जाएगा और चाइना बीच में पड़ जाएगा। चाइना को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग इस वक्त सूट नहीं करती, और ना ही रशिया ये चाहेगा कि यहाँ पे एक नई जंग लग जाए। तो अफगानिस्तान को कोई सपोर्ट एज सच मुझे नहीं लगता कि चाइना या रशिया के अलावा कहीं से मिलेगी, क्योंकि अमेरिकन तो वैसे ही उनसे बगराम एयरबेस मांग रहे हैं। अगर वो उन्हें वो एयरबेस दे देते हैं तो शायद पाकिस्तान के जो भारी हथियार हैं उनसे वो बच पाएँ। लेकिन अब पाकिस्तान का इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, पाकिस्तान कोशिश ये करेगा कि दहशतगर्दी जो अफगानिस्तान से आ रही है, इंडिया उसको स्पॉन्सर कर रहा है बकौल पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, उसको रोका जाए बॉर्डर से उस तरफ, वो इधर ना आए। ये पाकिस्तान की कोशिश होगी कि ये होना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान की कोशिश होगी एस्टेब्लिशमेंट की कि अमेरिका को किसी तरह हम राज़ी कर लें, अमेरिका हमसे खुश हो जाए। लेकिन जो अफगानों का लड़ाई का तरीका है वो बड़ा खौफनाक है। वो फिर लंबे अरसे तक कोई ना कोई चीज़ करते रहते हैं। तो पाकिस्तान ने को फतह तो करना नहीं है अफगानिस्तान का कोई इलाका, ऐसा सच तो हमारी नीयत है नहीं, और ना हम कोई उनके इलाके छीनना चाहते हैं। ऐसी भी कोई पाकिस्तान की जानिब से कोई स्टेटमेंट या कोई चीज़ ऐसी भी सामने नहीं आई। तो ना फतह अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर किसी इलाके को करना है। होगा ये कि दोनों ममालिक का नुकसान होगा और काफ़ी नुकसान हो जाएगा इस एडवेंचर के नतीजे में, और भारत भी पाकिस्तान के साथ इस बीच में शरारत कर सकता है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान जो है वो दोनों सरहदों पे एक साथ लड़ने के लिए तैयार है, भारत से भी लड़ लेगा और अफगानिस्तान से भी लड़ लेगा। क्या हमारी इकॉनमी इसकी इजाज़त देती है? एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला ये कहते हुए करता है कि वहाँ पे वो दहशतगर्द हैं जो हमारी सरजमीन पे अटैक करते हैं। तो इंडिया को भी फिर जवाब मिल जाता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला ये कहते हुए करता है कि वहाँ पे जो दहशतगर्द हैं वो हमारी सरजमीन पे हमला करते हैं। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इंटरनेशनल तनाजुर में मैं इसके अंदर सही गलत की बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं तो हमने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर देना है। इंडिया ये कहता है पाकिस्तान से दहशतगर्दी आती है तो हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देना है। तो अगर आप एक जवाब को दुरुस्त समझेंगे तो दूसरे को भी फिर आपको दुरुस्त समझना पड़ेगा। और इंडिया में दहशतगर्दी बहुत थोड़ी होती है, पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी के वाकयात तवातर के साथ और बहुत ज़्यादा होते हैं जो बड़े अफसोसनाक है। तो नादरीन, ये देखते हैं कि इसमें क्या होता है। लेकिन अब जरा आ जाए कॉलम की तरफ जो मैंने आपको तस्करा किया था। अंसार अब्बासी साहब ने एक और कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है कि आप सरेंडर करें, आपकी ये पॉलिसी गलत है। ये जो आपने फैसला किया टक्कर लेने का, या आप टक्कर के लोग जो इस किस्म की बात हुई थी उससे आप मुतासिर हो गए और उसके बाद आपने जो है वो एक टकराव की पॉलिसी इख्तियार कर ली, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मिला? आपकी मकबूलियत होने के बावजूद आपको कबूलियत नहीं मिली, और आपने जो तसादुम हुआ, जो एक नफ़रत को हवा दी गई और जो सोशल मीडिया के ऊपर नफ़रत फैली, तो इससे पीटीआई तबाह बर्बाद हो गई। इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ तब्दील करें, नॉर्मल किस्म की सियासत जो बाकी जमातें करती हैं उस तरह करें और फिर अपने लिए रास्ता बनाएं। तो अंसार अब्बासी साहब ये बातें कर रहे हैं। देखिए, मैंने ना अंसार अब्बासी साहब के कॉलम में, क्योंकि उन्होंने मेरे एक जुमले का तस्करा किया कि उन्होंने मेरी तकरीर से, इमरान खान साहब ने मेरे मौक़िफ़ से मुतासिर होके ये वाली पॉलिसी अपना ली। तो अब्बासी साहब इमरान खान लीडर है, वो नवाज शरीफ साहब की तरह नहीं है कि आप लोगों से मशवरा करके वो अपनी कोई ओपिनियन बना लेते हैं। मियाँ साहब, इमरान खान को अपनी ओपिनियन बनाने के लिए किसी दानिश्वर की, किसी तकरीर करने वाले की, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी में इतनी किताबों के नाम नहीं याद रखे होंगे जितनी किताबें उसने पढ़ ली हैं। वो इतना बड़ा आदमी है और उसका नॉलेज आप लोगों से बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो शानदार दिमाग है उनमें से एक इमरान खान का है। तो उसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ना आप उसको हैंडल कर सकते हैं। इमरान खान साहब अगर एक तकरीर से या कोई एक जुमले से मुतासिर होकर या सोशल मीडिया से मुतासिर होकर ये इसके अंदर कूद गया, आपकी ये सोच है, तो फिर आपकी सोच गलत है। ये एक्चुअली बारीक वारदात है। कर क्या रहे हैं? ये कर ये रहे हैं कि इमरान खान की सोच का मलबा लोगों पर डाल रहे हैं।
वो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान की सोच नहीं है लड़ाई झगड़े की, हम इमरान खान को रास्ता देना चाहते हैं, सारा मलबा लोगों पे डाल दो, इस पे डाल दो, उस पे डाल दो। भाई इमरान खान तो रोज कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। कोई और ये कहता है? जब नवाज शरीफ को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से प्रॉब्लम था, उसने ये कहा था। इमरान खान वाहिद आदमी हो, बार बार कहता है मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। वो तो ऑन करता है, फौज को तो गाली देता कोई नहीं है, फौज के साथ तो लड़ता कोई नहीं है। लड़ाई तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की घटिया पॉलिसियों पे है। देखिए, आपको नवाज शरीफ अगर आप ढूंढ रहे हैं ना इमरान खान के अंदर, तो वो आपको नहीं मिलेगा। इमरान खान ने जो भी किया वो खुद ही किया। मुझे बताया ना, इमरान खान को यहां तक लाया कौन? आपने उसका इंतखाबी निशान छीन लिया, आपने उसको बेगुनाह जेल के अंदर डाल दिया, उसका इलेक्शन चोरी कर लिया, इंसानों का कत्लेआम किया गया, चादर और चार दीवारी का बार बार तकद्दुस पामाल किया। ये किसने किया? सारा कुछ 20-25 हज़ार बंदा गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया। और आपने, यानी मैंने ये तकरीर की जून के आखिर में, और तो 25 मई 2022 को कौन कत्लेआम कर रहा था, लोगों को मार रहा था? तब पुल से किसने फेंका था इंसान को? तब किसने गाड़ियां तोड़ी थी, टॉर्चर किया था, तशद्दुद किया था, तबाही फेर दी थी? तब तो इमरान खान साहब डी चौक आने की बजाय वहां से लोगों को इसलिए वापस ले गए थे कि यहां पे बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाएगा, और उसने मौका दिया था इस सिस्टम को एक मरतबा फिर चलने के लिए। तो ये कहानियां आप सुनाते हैं, आपको लगता है कि इमरान खान आपके कहने पे सरेंडर कर देगा। देखिए, ये वो लोग हैं जो जालिम को कुछ नहीं कहते, लेकिन मजलूम को कोसते रहते हैं कि तू क्यों खड़ा हुआ है, तू क्यों आवाज उठा रहा है, तू जुल्म के सामने झुक क्यों नहीं जाता? क्योंकि इनके अपने आका, इनके अपने लीडर्स जो है वो जुल्म के सामने झुक गए थे। तो ये कहते हैं इमरान खान भी जुल्म के सामने झुक जाए ताकि सारे एक जैसे हो जाए। लेकिन ऐसे ही सोच के हामिल लोग हुआ करते थे यजीद और फिरौन के साथ भी। उन्हें भी ऐसे लोग मुयस्सर थे जो डट जाने वालों को मसलियत की दावत देते रहते थे। इमरान खान साहब को हासिल क्या हुआ, ये आपने सवाल पूछा अंसार अब्बासी साहब। आज वो तारीख का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, उसका मुकाबला नहीं हो रहा। पाकिस्तान में इस लेवल का मकबूल लीडर नहीं था, ये उसको हासिल हुआ। नंबर 2, पाकिस्तानियों को जो शऊर हासिल हुआ, पाकिस्तानियों को एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान के साथ किसने क्या किया। ना सिर्फ वो तारीख को जानते हैं बल्कि उसके हवाले देते हैं अब। नंबर 3, जो एस्टेब्लिशमेंट की एक बदमाशी है पिछले 70 साल से, वो बेनकाब हो गई। इमरान खान साहब ने कपड़े उतार के चौक में खड़ा कर दिया, बता दिया बादशाह नंगा। ये तो माजी में कभी नहीं हुआ था, ये हासिल हुआ ना, ये तो कौम को फायदा हुआ इसका। फिर जो बरादरी और जुबान और लालच की बुनियाद के ऊपर वोटें पड़ती थी, आज वो नजरिए की बुनियाद के ऊपर वोटें पड़ती हैं पाकिस्तान में। ये इमरान खान साहब ने हासिल किया। फिर जो एक सियासी माफिया को बेनकाब किया, बहुत सारे सहूलतकारों को और तमाम शोबों में छुपे हुए ऐसे गिद्धों को बेनकाब किया जो हमेशा लोगों की सियासी लाशें नोच कर उनका गोश्त खाकर अपना गुजारा करते